नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा छठी में व्याकरण विभाग के अंदर शब्द विचार का अध्ययन कराऊंगी। तो शब्द विचार हमने इससे पहले वर्ण विचार का अध्ययन किया था और उससे पहले भाषा का। तो भाषा को पढ़ने के लिए हमारे सामने लिपि आई। लिपि को हमने स्वर और व्यंजनों में डिवाइड किया और फिर हमने निकाला वर्ण, और वर्णों के मेल से जो बनता है उसको बोलते हैं शब्द। अब इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे बने, इनको किस तरीके से यूज में लिया जाता है, ये सब चीजें हम शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए अध्ययन करते हैं शब्द विचार का। देखिए शब्द विचार, चार वर्ण समूह देखिए, तरबूज, तबरूज, तरजूब और तजबूर। तो ये सारे वर्ण हमने पढ़े हैं। तय तैसे स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि कौन सा सही है, लेकिन तरबूज वर्ण एकदम सही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्ण है उनका सार्थक मेल है। ऐसे नहीं आगे पीछे होते शब्द का अनर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर जो वर्ण है उनका सही क्रम से लगाकर और सार्थक वर्णों को का समूह बनाया है। तो देखिए इसे हम शब्द कहते हैं। किसको कहते हैं शब्द? वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। वर्णों का जो सार्थक मेल हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के भेद, शब्द के भेद देखिए, सार्थक और निरर्थक शब्द। शब्द सार्थक ही होते हैं, परंतु कुछ शब्द अपना अलग से कोई अर्थ नहीं रखते। वे किसी शब्द के साथ जोड़ा बनाकर प्रयुक्त होते हैं, अलग से उनका कोई मतलब नहीं रहता। जैसे चाय, वाय। अब चाय है वो तो एक शब्द है, सार्थक शब्द भी है, लेकिन जो वाय है वो कोई सार्थक शब्द नहीं है। सिर्फ इसका यूज हम चाय के साथ वाय लगा देते हैं। चाय वाय, मिठाई शिठाई, खाना वाना, सब्जी दब्जी ना, रोटी वोटी। तो ये हम क्या करते हैं, ये वोटी, दाय, शिठाई, वाय, ये शब्द निरर्थक शब्द होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको हमारी लैंग्वेज में यूज में लेते हैं। लेकिन इनका अलग से स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। ये किसके साथ में यूज में लिए जाते हैं? सार्थक शब्दों के साथ। देखिए सार्थक शब्द होते हैं, उनके अनेक भेद होते हैं, जिनमें सबसे पहले हम इसको चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। शब्दों को पढ़ने के लिए हम इसको चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, नेक्स्ट देखिए अर्थ के आधार पर। तो देखिए हम सार्थक शब्दों को पढ़ने के लिए इसको चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्रोत के आधार पर, अर्थात ये कहाँ से प्राप्त हुए, उसका अर्थ है स्रोत, यानी कहाँ से ये शब्द आए हैं, कहाँ से इनको प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए रचना के आधार पर, रचना यानी इसको बनाना, इसको अपन रचना के आधार पर भी बोल सकते हैं और बनावट के आधार पर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रयोग के आधार पर, यानी शब्द हमारे पास आ गए पर इनको कैसे वाक्य में प्रयोग करना है उसके आधार पर। नेक्स्ट देखिए अर्थ के आधार पर, यानी किस शब्द का क्या अर्थ निकलता है उस आधार पर। तो हमने शब्दों को पढ़ने के लिए इनको चार पार्ट में डिवाइड किया है। स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्रोत के आधार पर शब्द भेद। शब्द कहाँ से आए, किस भाषा ने उन्हें जन्म दिया, और इस आधार पर हिंदी भाषा के शब्द चार प्रकार के माने गए। यानी किस स्रोत से ये शब्द अपने पास आए, उस आधार पर इनको चार पार्ट में डिवाइड किया है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम, तत् यानी उसके, सम यानी समान, किसके समान? संस्कृत के समान। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों अपना लिए जाते हैं या एज इट इज उनको यूज में लिया जाता है, वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे सर्प, सर्प क्या संस्कृत का शब्द है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सांप। दंत हिंदी में क्या बोलते हैं? दांत। कर्म हिंदी में बोलते हैं काम। धर्म, धर्म, ध और रै पूरा और मैं, ये हिंदी का शब्द है। गृह घर, मार्ग रास्ता, पंच पांच, तृण तिनका। तो इस तरीके से ये तो हो गए इनके हिंदी शब्द, लेकिन ये होते हैं तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द को भी हम हिंदी में एज इट इज यूज में लेते हैं।
तो एक तो इसका स्रोत हो गया तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्द। नेक्स्ट देखिए तद्भव शब्द। अब जो तत्सम शब्द है उनको हिंदी में प्रयुक्त करने के लिए उनमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है, या तत्सम शब्दों से बिगड़कर हिंदी में जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सांप, ये तो है तत्सम, सांप है, सर्प है तत्सम और उसका सांप हो गया तद्भव शब्द। दंत हो गया तत्सम और इसका दांत हो गया तद्भव। कर्म हो गया तत्सम और काम हो गया तद्भव। गृह तत्सम और घर हो गया तद्भव। मार्ग तत्सम और मग या रास्ता हो गया तद्भव। पंच तत्सम पांच तद्भव। तृण तत्सम और तिनका तद्भव। इस प्रकार से एक तो संस्कृत के शब्द हो गए, एक तद्भव यानी हिंदी के शब्द हो गए। अब हमारे सामने कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दे रखे हैं तो हम उनको पढ़ते हैं, जिससे हमारे सामने तत्सम और तद्भव शब्द और ज्यादा क्लियर हो जाए। तत्सम शब्द देखिए, अंधकार, इसका तद्भव होगा अंधेरा। अंबा का अम्मा, अश्रु का आंसू, आम्र का आम, उल्लुक का उल्लू, कर्ण का कान, काक का कौवा, गर्दभ का गधा, ग्राम का गांव, घृत का घी, चंद्र का चांद, जिह्वा का जीभ, दुग्ध का दूध, धूम्र का धुआं, निद्रा का नींद, नृत्य का नाच, पक्ष का पंख, पत्र का पत्ता, पितृ का पिता, भिक्षा का भीख, मक्षिका का मक्खी, मुख का मुंह, मृतिका का मिट्टी, रात्रि रात, वधु बहू, शर्करा शक्कर, सूर्य सूरज, क्षेत्र खेत। तो इस प्रकार से कुछ तत्सम शब्द है जो संस्कृत के शब्द है उनको हमने तद्भव यानी हिंदी रूपांतरण किया है। नेक्स्ट देखिए देशज शब्द। अब हमने दो शब्दों को पढ़ लिया, किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर, कौन कौन से, तत्सम और तद्भव। नेक्स्ट है देशज। तो देशज शब्द क्या होते हैं, क्षेत्रीय आम बोलचाल की लैंग्वेज में जो शब्द काम में आते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना बोली और भाषा का, तो जो बोली में जो शब्द काम में लाते हैं, क्षेत्रीय भाषा के लोकल लैंग्वेज में जो शब्द यूज में हम लेते हैं उसको बोलते हैं देशज शब्द। जैसे लड़का, पेट, थैला, झोपड़ी, पगड़ी, चरखा, झोला, झाड़ू, लोटा, लुटिया, गड़िया। तो ये ऐसे शब्द है देशज शब्द। नेक्स्ट देखिए विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से होते हैं, जो अन्य भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में अपना दिए गए। जैसे अंग्रेजी भाषा से, फारसी भाषा से, अरबी भाषा से, चीनी से और पुर्तगाली से जो शब्द हमारे भाषा में प्रयुक्त होने लगे वो विदेशी शब्द हैं। जैसे मशीन, आलू, स्टेशन, आदमी, मालिक, दरोगा, चाकू, चाय। और इसके अलावा अरबी और फारसी के शब्द ज और फे वाले शब्द होते हैं जिसके नीचे हम नुक्ता लगाते हैं। तो ये चार स्रोत हैं जहां जहां से हमने शब्दों को अपनाया है। तत्सम से यानी संस्कृत से, तद्भव यानी संस्कृत के शब्दों को बिगाड़ कर हिंदी में यूज में लिया गया, देशज शब्द यानी आम बोलचाल लोकल लैंग्वेज के शब्द, और विदेशी भाषाओं के शब्द। नेक्स्ट देखिए रचना के आधार पर शब्द भेद। स्रोत के आधार पर हम पढ़ चुके हैं, रचना के आधार पर। अब शब्दों को हमने ले लिया लेकिन उसको हमने कैसे बनाया, कैसे उसका निर्माण किया। तो कुछ शब्दों को हमने लिया, कुछ को हमने स्वयं ने बनाया। तो इस हिसाब से हमने कैसे इनको, इनकी रचना करी। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तीन तरीके से हमने इसकी रचना की। कैसे कैसे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ में वे शब्द आते हैं, सबसे पहले हम ये थोड़ा सा इसका हिंट पढ़ेंगे कि रूढ़ में वो शब्द आते हैं जिसको अगर हम तोड़ते हैं यानी जिसको हम अलग अलग करते हैं तो उसका मीन्स कुछ भी नहीं निकलता, यानी संयुक्त रूप से ही उसका अर्थ निकलता है, और उसको अलग तोड़ दिया जाए तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो देखिए पढ़ते हैं रूढ़ शब्द। जो शब्द हिंदी भाषा में शुरू से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होने लगते हैं और टुकड़े करने पर जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे गधा,
गै को अलग कर दो, धा को अलग कर दो, कोई मीन्स नहीं निकलेगा। दोनों को संयुक्त करते हो तो गधा एक जानवर का नाम आ जाएगा। कुत्ता, घोड़ा, आज, कल, यहाँ, वहां, तब, अब, घर, पेड़, तो ये सब क्या है, एक पर्टिकुलर एक विशेष चीज की नाम है। लेकिन अगर हम इन शब्दों को तोड़ने की कोशिश करें तो इनके कोई भी अर्थ नहीं निकलते। जैसे घोड़ा में न तो भू का कोई अर्थ होता है न डा का अर्थ होता है, परंतु अगर दोनों अगर मिल जाते हैं तो किसी विशेष शब्द यानी पशु के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं। तो ये तो है रूढ़ शब्द। नेक्स्ट देखिए यौगिक शब्द। देखिए यौगिक शब्द, यौगिक, योग यानी जोड़ना यानी मिलाना। जब दो या दो से अधिक कोई सार्थक शब्द यानी दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, कई बार तीन भी हो जाते हैं, तो ये सार्थक शब्दों को आपस में मिलाकर कोई नया शब्द बनाते हैं तो उसको बोलते हैं यौगिक। और इसका ये और है कि इसको अगर आप तोड़ते हो तो उनका अर्थ निकलता है। जैसे देखिए नील कमल, तो नील यानी नीला, कमल यानी कमल यानी नीले रंग का कमल। लोक प्लस सेवा, लोक का अर्थ लोगों की सेवा यानी सेवा भावना करना, तो लोक सेवा। तो यानी ये ऐसे शब्द है जो दो या दो से अधिक से मिलकर बनते हैं, लेकिन जब उनको तोड़ते हैं वर्णों शब्दों को तो हर शब्द का अलग अलग पृथक रूप से अर्थ निकलता है। जैसे देखिए रसोई घर, तो रसोई और घर दोनों का मीन्स अलग निकल है। रेल गाड़ी मिला के क्या बना रेलगाड़ी, तो रेल का अलग अर्थ निकल रहा है, गाड़ी का अलग, तो दोनों को मिलाकर रेलगाड़ी। तो ये होते हैं यौगिक शब्द। नेक्स्ट देखिए अपने पास योग रूढ़ शब्द। जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, यानी कोई विशेष अर्थ होता है। जैसे गुलाब जामुन का सामान्य अर्थ है गुलाब और जामुन, और इसका एक विशेष अर्थ क्या होता है, एक मिठाई, तो ये हो गया योग रूढ़। इसी तरीके से देखिए हिमालय, हिम प्लस आलय यानी बर्फ का घर। अब बर्फ के घर तो इग्लू वगैरह भी होते हैं, लेकिन उनको हिमालय के नाम से थोड़े ना जाना जाता है। हिमालय कौन है, एक पर्वत विशेष है, एक विशेष पर्वत के नाम से हम हिमालय को जानते हैं। तो ये हो गया योग। नेक्स्ट देखिए पंकज। पंख यानी क्या होता है, कीचड़, जय यानी जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। कौन होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, ऐसे तो बहुत सारे जानवर होते हैं जो समुद्र में और इनमें जन्म लेते हैं, वहीं पलते बढ़ते हैं, लेकिन पंकज शब्द हम विशेष रूप से किसके लिए बोलते हैं, कमल के लिए। कमल का जो पुष्प होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पंकज, क्योंकि वो कीचड़ में जन्म लेता है, इसलिए किसी विशेष अर्थ को ये प्रकट कर रहा है। किस अर्थ को प्रकट कर रहा है, पंकज को। नेक्स्ट देखिए एक दंत। एक दंत यानी एक दांत वाला। अब एक दांत वाले बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनके सिर्फ एक ही दांत होता है, या छोटा बच्चा जन्म लेता है थोड़े दिनों के बाद में उसके एक ही दांत आता है, तो अपन उसको एक दंत थोड़ी ना बोल देते हैं। ऐसे तो सारे बच्चों को एक दंत बोलने थोड़ी ना लग जाएंगे। एक दंत नाम से हम किसको जानते हैं, भगवान गणेश को। तो ये क्या हो गया, विशेष अर्थ प्रकट हो गया। इसी तरीके से देखिए नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, किसका कंठ नीला है, भगवान शिव का, इसलिए उनको क्या होता है, नीलकंठ। तो यहाँ पर विशेष अर्थ प्रकट होता है। अब एक थोड़ा सा आपको ना मतलब आगे के लिए भी बताना चाहती हूँ, ये जो योग रूढ़ शब्द है ना, वो हम जब समास पढ़ेंगे ना तो अपने बहुब्रीहि समास है वो योग रूढ़ ही होगा। तो बच्चों यहाँ तक आज हम अध्ययन करेंगे, इससे आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक का एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। हमने शब्द क्या होते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। शब्द को पढ़ने के लिए हम इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हमने इसको पढ़ा स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। उसके बाद में हमने रचना को पढ़ा, तो रचना में हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़े समझे। धन्यवाद।